हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द BS 12th। ठीक है। आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4, दैट वाज प्लानिंग। हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कुछ देखे थे। लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे थे। वन इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्लानिंग। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनाइजेशन। नाउ प्लानिंग के बाद जो किसी भी मैनेजमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। सी, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू पीपल एंड ऑल्सो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है कि जब हमने प्लानिंग वाला फंक्शन कंप्लीट कर लिया तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होना है हमने वो तो डिसाइड कर लिया, लेकिन उस काम को करने के लिए हमको वहाँ के लिए ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी पर्सनस के अकॉर्डिंग। किस लेवल का पर्सन किस लेवल का काम कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको ड्यूटीज़ असाइन करेंगे। दिस ऑल प्रोसेस कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन की एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं आपको बोल देता हूँ, ये बुक में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है, एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग देम फॉर द accomplishment ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब ह्यूमन पावर, फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को एक साथ इकट्ठा करना, मैन, मशीन, मनी, इनको एक साथ इकट्ठा करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्लान्स है उसको अचीव करने के लिए काम करना, दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एक करके इसकी आगे की चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको काम करना है, किसी चीज़ को अचीव करना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है काम करने के लिए। तो सबसे पहला काम है डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब पर्सन्स के अकॉर्डिंग हम उसको काम अलॉट कर देंगे अलग अलग। जिसकी जैसी स्किल्स है उसको उस अकॉर्डिंग हम लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। हम लोगों ने पर्सन्स काम पे रखे हुए हैं, हम लोगों ने मैन पावर रखा हुआ है। अब उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाना है, कौन से पर्सन्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्लस क्या क्या अथॉरिटीज है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज में एक डिफरेंस होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, कि हमको कौन कौन सा काम करना है, लेकिन अथॉरिटी मतलब क्या, कि हम किन किन लोगों से काम करवा सकते हैं। अगर मैं किसी पोस्ट पर हूँ तो मेरे अंडर में कितने लोग हैं, मेरे हाथ में क्या क्या डिसीजंस पावर है, मेरे हाथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं बिना किसी अपने सीनियर से पूछे डिसीजन ले सकता हूँ। दिस कम्स अंडर अथॉरिटीज़। कि मैं अपने अंडर के 5 लोगों को अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकता हूँ या नहीं। अगर कोई फिजिबिलिटी चेंजेस आते हैं, अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस या अनसर्टिनिटीज क्रिएट होती है, तो क्या मैं कितनी पावर है मेरे पास, में किस लेवल तक डिसीजन ले सकता हूँ। एक सर्टेन लेवल डिसाइड होता है कि उसके बाद अगर कोई डिसीजन होता है तो वो मुझे अपने सीनियर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज उसके नीचे के जितने भी कंसर्न्स है, मेरे पास इतनी अथॉरिटी रहना चाहिए कि मैं इस पर खुद से डिसीजन ले सकता हूँ। आई एम सेल्फ कैपेबल टू टेक डिसीजन फॉर समथिंग एट अ सर्टन लेवल। ठीक है। तो सेकंड आता है डिटर्मिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, कि मेरे पास क्या क्या मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्लस मेरे पास अथॉरिटीज क्या क्या है, ये मुझे सारे अपने वर्कर्स को डिटरमाइन करनी है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशन। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, किसी भी एक फॉर्म में काम करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी रहता है कि हमको फ्रेमवर्क डिसाइड करना है पोजीशन की। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हैं, काम करने वाले बंदे हैं, सब एक जैसे लेवल पे तो है नहीं। कोई हायर लेवल पर है, कोई मिडिल लेवल पर है, कोई बॉटम लेवल पर है। तो सब अलग अलग लेवल्स पर काम कर रहे हैं ना। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कोई CEO है, कोई मैनेजर्स है, कोई एम्प्लॉयज़ है, कोई वर्कर्स है, कोई क्लर्क्स है, कोई प्यून्स है। तो सबका अलग अलग लेवल है। तो
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि फ्रेमवर्क पोजीशन की डिसाइड करना कि इस लेवल पर कौन है, इस लेवल पर कौन है, नेक्स्ट लेवल पर कौन है और उसके नेक्स्ट लेवल पर कौन है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। अब इसमें लिखा है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पर्सन्स एंड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स इन सच अ वे दैट ऑल राउंड इफिशियंसी इंक्रीजेस। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चल रहा है ना, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी भी एक फॉर्म में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इस डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट हो गया इसके पास जाएगा, फिर ये काम करेंगे तो इसके पास जाएगा, फिर ये काम करेंगे तो अगली काम। तो इसमें ना इन दो फॉर्म्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी होती है कि हम कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा कि उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे हम बात करते हैं कि हमने एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन, कितने कोऑर्डिनेशन से हम लोग काम कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फिर टूल टू डेवलप रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स द पीपल क्लोजर थ्रू एस्टेब्लिशिंग एंड डिफाइनिंग देयर इंटरपर्सनल सोशल रिलेशन। ठीक है, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सही है तो वहाँ पे काम करने वाले बंदे भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक रिलेशनशिप मेंटेन करके काम करते हैं। ठीक है, नाउ अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुमको इम्पोर्टेंस लिखना है या ऑब्जेक्टिव्स लिखना है या फिर एडवांटेजेस लिखना है, तो सब इन तीनों के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। मतलब इन तीनों का सेम ही आंसर है, तीनों पूछे जाए एक ही बात है, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स इकोनॉमी। अब देखो, अगर किसी भी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन अगर ठीक तरीके से होगा, प्लानिंग हो गई, अब उस प्लानिंग के बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो अगर ठीक तरीके से होगा ना, तो किसी फर्म में, मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उसमें जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें उतनी इफ़िशियंसी रहेगी कि वो मिनिमम कॉस्ट में बेटर क्वालिटी और बेटर क्वांटिटी के साथ में प्रोड्यूस हो सके। अब अगर मिनिमम कॉस्ट में बेटर क्वालिटी और बेटर क्वांटिटी और बेटर सर्विसेज के साथ वो प्रोड्यूस होगा, मतलब वो मार्केट में सेल अच्छे रेट में होगा। कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम, तो ये जो बीच का डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अब अगर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो सुनो, हमने कम कॉस्ट में बनाया, हम लोग लोगों का फ़ायदा करेंगे कि भैया पहले हम चीज़ें महंगी बेच रहे थे, लोगों को महंगी मिल रही थी, अब सस्ती मिलेगी। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा भैया, अगर लोगों को सस्ती मिल रही है तो अब पहले महंगी थी तो कुछ ही लोग खरीद पा रहे थे ना, अब मेरे पास में और ज़्यादा लोग आएंगे परचेज करने के लिए, मतलब मैं ओवरऑल टर्नओवर पे कमा सकता हूँ। पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स से ज़्यादा अमाउंट कमा रहा था, अब मैं बहुत सारे प्रोडक्ट से थोड़ा करके बहुत ज़्यादा अमाउंट बल्क में कमा रहा हूँ, जो कि मैं टोटल टर्नओवर पे खा रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या रहता है इसमें, ब्रिंग्स इकोनॉमी। कैसे कि भैया जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा प्रॉफिट आते जाएगा, प्रॉफिट आता जाएगा, लोगों के लिए चीज़ें सस्ती हो रही है तो वो परचेज करेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मेरे पास पैसा जितना ज़्यादा आएगा मैं उतना एलिजिबल होऊंगा टैक्स पे करने के लिए, और टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जाएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव, दैट इज ब्रिंगिंग इकोनॉमी। सेकेंड इज इंक्रीजेज मैनेजेरियल इफिशियंसी। अब मैनेजेरियल इफिशियंसी को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, अगर प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशन में वर्क करता है तो उसमें काम बहुत फ्लुएंटली कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इससे मैनेजेरियल इफिशियंसी मतलब देखो, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ में रिलेशन अच्छे हैं, मैनेजर्स को इतनी अथॉरिटी है कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। अब उनकी इसमें इफ़िशियंसी, उनको मालूम है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम होगा तो उसमें हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, उसमें क्या और नया कुछ एड ऑन कर सकते हैं। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रहता है, एक मैनेजर की इफ़िशियंसी अपने आप क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन लेज द फाउंडेशन फॉर अनदर मैनेजेरियल फंक्शन
With planning, direction, coordination and control, a well-designed organization increase the efficiency of management. अगर organization well designed है तो मैनेजमेंट की इफ़िशियंसी हमेशा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन. अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हमने बंदों को काम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग मैंने पर्सन्स को उनकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा दी. अब अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर उस बंदे के हाथ में कमांड होनी चाहिए जिसको उस काम के बारे में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन हो, जो उसका मास्टर हो, जो उसका एक्सपर्ट हो. तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक अच्छे, वेल बीइंग, वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही किसी एक पर्टिकुलर काम पर रखता है. ठीक है, या फिर उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हैंड ओवर करता है कि ये पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारा, तुम इस काम के एक्सपर्ट हो, उस काम में स्पेशलाइज्ड हो, इसलिए तुम्ही को इस चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है, पर ज़रूरी है कि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही उस काम को करे. तो ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है कि वो किस तरीके से अपने वर्कफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इनकरेजेस क्रिएटिविटी. अब अगर किसी बंदे को अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज, अपने स्पेशलाइजेशन और अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, जो काम करना उसको पसंद है, जिस काम में वो एक्सपर्ट है, जिस काम में वो स्पेशलाइज है, अगर उसको उसके अकॉर्डिंग काम मिलेगा ना, तो वो अपनी क्रिएटिविटी और हायर करेगा. वो सोचेगा कि मैं इस काम को और क्या अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसमें क्या नई चीज़ जोड़ सकता हूँ, क्या मैं इस प्रोडक्ट से पर्टिकुलरली और कुछ नया प्रोडक्ट या फिर और कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ या नहीं, जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा फ़ायदा हो. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क करता है तो इससे क्रिएटिविटी भी वर्कर्स की क्या होती है, इंक्रीज होती है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये अभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो कोऑर्डिनेशन अपने आप क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिशेस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बता चुके. एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमने ये देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं स्पेशलाइज्ड पर्सन को काम पे रखूँगा, जिस बंदे का जो काम है उसको वही तरीके से वर्क स्लॉट अलॉट करूँगा ना, तो जो रिसोर्सेज है, मैं जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता हूँ उसको अचीव करने के लिए जितने भी मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, जिनको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, उनका मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ. अगर मैं रॉ मटेरियल्स का एक्सपर्ट हूँ और मुझे रॉ मटेरियल्स के डिपार्टमेंट रखा जाए, तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि उस रॉ मटेरियल्स में से मैं कितना बेस्ट निकाल सकता हूँ मैं उसको बता सकता हूँ. अगर ऐसा बंदा जिसको रॉ मटेरियल्स का नॉलेज नहीं है, वो बोलेगा कि चलो अगर तुमने 10 किलो में से 8 किलो का प्रोडक्शन करा है तो भी ठीक है, 10 किलो में से 6 किलो का प्रोडक्शन करा है तो भी ठीक है. मतलब हो सकता है ना कि एक अच्छा एक्सपर्टाइज पर्सन, उसको इतना नॉलेज हो कि वो उसी 10 किलो में से 9 किलो का प्रोडक्शन कर सके. ठीक है, दिस इज नोन एज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी तक हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखी, ऑर्गेनाइजेशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके बाद में हमने एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स और हमने बोला इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डील करने के लिए उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जो हमने प्लानिंग में पहला ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का पहला पॉइंट पढ़ा था ना, सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी है. डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, कि मुझे क्या अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे काम कैसे करना है. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे अचीव करना क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मेरे एम्स क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चीज़ों को आगे प्लान आउट करेंगे, उसके आगे हम ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से वर्क करना है. सेकेंड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़. भैया कहाँ पहुँचना है ये डिसाइड हो गया, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा अब ये डिसाइड करना है.
हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए। अब उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं। मैंने बोला कि मुझे टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। मुझे स्टूडेंट्स को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, मुझे स्कूल में रेगुलर डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट कराना है, मुझे एग्ज़ाम पेपर भी बनाना है, मुझे एग्ज़ाम कॉपीज़ भी चेक करना है। अलग अलग जितनी भी एक्टिविटीज़ है सारी जब मैं कंप्लीट करूँगा तब मैं एक प्रॉपर टीचर कहला सकता हूँ। सो ऑब्जेक्टिव था टीचर, लेकिन उसके लिए जो जो एक्टिविटीज़ मुझे प्लान आउट करनी है या फिर करनी है वो भी मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी। ये सेकेंड प्रोसेस होती है। थर्ड स्टेप इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। अब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली ना, अब जो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है उनकी मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ। मान लो कि 4 एक्टिविटीज़ एक जैसी है, इसको एक ग्रुप में डाल दिया। अगली 3 एक्टिविटीज़ एक जैसी है, उसको अलग ग्रुप में डाल दिया। अगली 2 एक्टिविटीज़ एक जैसी है, मैंने उसको अलग ग्रुप में डाल दिया। सो दिस इज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। मैंने काम को देखते हुए अगर जो सिमिलर काम है उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो डिफरेंट डिफरेंट काम है उनको अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में डाल दिया। सो दिस इज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। क्लियर? नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टास्क। अभी तक मैंने जितनी भी बात करी काम को लेकर करी, लेकिन अब काम करने वाले बंदे भी तो होना चाहिए ना। तो मैंने जो एक्टिविटीज़ प्लान आउट करी है, मैंने जो ऑब्जेक्टिव सोचे हैं, मैंने जो एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करी है, उनके लिए मुझे ड्यूटीज़ और टास्क भी तो असाइन करने पड़ेंगे ना, कि किस बंदे की कौन से डिपार्टमेंट में ड्यूटी है और उसका पर डे का टास्क क्या है, किस बंदे को कौन कौन सा काम करना है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को करने के लिए कितने मेंबर्स का ग्रुप है, किन किन लोगों को एक काम करना है, किन किन लोगों को बी काम करना है, किन किन लोगों को सी काम करना है, किन किन लोगों को डी काम करना है। तो मैंने क्या करा, मेरे पास जितने भी काम करने वाले बंदे थे उनकी ड्यूटीज़ और टास्क उनको क्या कर दिए, असाइन कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टास्क। द फिफ्थ वन इज एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। मतलब अगर मैंने हर ग्रुप में 10 लोग रखे हैं तो उसमें से एक तो ऐसा होगा ना जिसको मैं एक पूरी अथॉरिटी असाइन करूँगा कि ये 10 लोगों को मैनेज करके इस ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक रिलेशन मेंटेन कर दिया कि एक बंदे के अंदर में ये 5 बंदे काम करने वाले हैं, फिर इस पर्टिकुलर बंदे के अंडर में या 8 बंदे काम करने वाले हैं जिसको उनसे काम करवाना है, और उस पर्टिकुलर ग्रुप या डिपार्टमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी वर्क एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करके उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है और आगे चल के उसी को रिप्रेजेंट करके वो सबमिट करना है। मतलब ही विल बी द मेन रिप्रेजेंटेटिव फॉर दैट ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। जब भी एक्टिविटीज़ चलती है ना उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब तक मैं पहला काम नहीं करता तब तक दूसरे पे नहीं जाऊंगा, दूसरा नहीं करता तब तक तीसरे पे नहीं जाऊंगा। अब मान लो कि अभी मैं पहला ही काम कर रहा हूँ और तीसरे व्यक्ति को, जो तीसरे नंबर पर काम करने वाला है, उसको मैंने पहले से बोल के रखा कि चल तू काम करना शुरू कर। तो अभी तो मेरी फर्स्ट प्रोसेस खत्म ही नहीं हुई है ना। फर्स्ट प्रोसेस खत्म होने के बाद सेकंड पे जाएंगे, सेकंड खत्म होने के बाद फिर थर्ड पे जाएंगे। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है कि किस टाइम पे फर्स्ट खत्म होगी, किस टाइम पर सेकंड स्टार्ट होगी, फिर सेकंड खत्म होगी, कब थर्ड स्टार्ट होगी। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से वर्क कर पाता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर इसको एंड करते हैं, इसके आगे का चैप्टर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी 3-4 मेन टॉपिक्स अपन ने, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस, वो एक ही चीज़ है, और साथ में प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।